सामने जो आप दीवार देख रहे हैं, इसमें एक दीवार बनी हुई है जो वर्तमान समय की है। इसको पुरातत्व विभाग ने बंद कर दिया है। ये सुरंग का मुख्य द्वार था जो नदी में खुलती थी और यहाँ पर खुदाई के दौरान एक नाव भी मिली है, नाव बांधने का कुंडा भी मिला है, क्योंकि ऐसा कहा जाता था नवाबों ने अपनी सुरक्षा के लिए इसमें नदी के माध्यम से रास्ता बनाया था। नवाब, उनकी बेगम सुरंग के माध्यम से यहाँ से आते जाते रहते थे सुरक्षित। और इसमें जो सुरंग है वो 31 सुरंग है, वो सब कुछ आपको हम दिखाएंगे। हम जो मुख्य सुरंग का रास्ता बंद कर दिया गया है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। आज आपको हम एक ऐसी इमारत दिखाने जा रहे हैं जो अवध के नवाबों का निवास स्थान हुआ करता था। हमारे पीछे जो इमारत दिख रही है, इसको किसी समय मार्टिन विला के नाम से जाना जाता था। पहला इसका नाम मार्टिन विला हुआ करता था, बाद में इसका नाम चेंज हुआ। वो नाम चेंज क्यों हुआ वो सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले आपको दिखा दें इस इमारत की वास्तुकला क्या है। नीचे से ऊपर तक देखेंगे इंडो फ्रेंच शैली में बनी हुई नायाब इमारत है जो कभी अवध के नवाबों का निवास स्थान हुआ करता था। यहाँ पर अवध के 5 नवाबों का निवास स्थान था। वो सब कुछ आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। हम आपकी निगाहों को इस इमारत के पास तक ले जाना चाहेंगे। पहले हम इधर से आके दिखाते हैं आपको। हम आपको इमारत के मुख्य द्वार के पास लाए हैं। सामने आप देखेंगे तो 5 मेहराब नज़र आ रही है। मेहराब में जो डिज़ाइन की गई है वो कंगूरेदार है। हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक पोर्च जैसा नज़र आ रहा है। मुख्य द्वार के बिल्कुल नीचे पोर्च है और पोर्च के ऊपर देखेंगे तो डॉटेड छत बनी हुई है। ये स्थान था जहाँ पर नवाब और उनसे पहले इसके बनाने वाले जब यहाँ पर आते थे तो उनकी गाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ी या और जो वाहन था यहाँ पे खड़ा होता था। हम आपको अंदर लेके चलते हैं। सामने देखेंगे तो 3 दर नज़र आ रहा है। उसके ऊपर त्रिभुज के आकार की डिज़ाइन की गई है। छत इसकी राउंड में और डॉटेड है। अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। इधर अंदर आए तो फर्श इसका मोज़ेक का बना हुआ है। छत इसकी काफ़ी ऊंची है। एक आयताकार कक्ष है। इसके अंदर मुख्य भवन है। हम इमारत में जाने से पहले आपको इसका थोड़ा सा इतिहास बता दें। हम बीच बीच में आपको इसके इतिहास से भी रूबरू कराते रहेंगे, इसकी वास्तुकला भी बताते रहेंगे। इस इमारत का निर्माण 1781 ईस्वी में क्लाउड मार्टिन ने किया था। क्लाउड मार्टिन पहले फ्रांसीसी सेना में मेजर जनरल थे। बाद में उन्होंने ब्रिटिश सेना ज्वाइन कर ली। जब अवध की राजधानी लखनऊ को बनाया गया तो वो यहाँ पर आए। उस समय के नवाब आसिफउद्दौला के बहुत ही करीबी हो गए थे। इस स्थान को अपने रहने के लिए बनवाया था। यही कारण है कि इसको मार्टिन विला कहा जाता है। बाद में इस इमारत का नाम चेंज हो गया। वो नाम क्यों बदला गया था वो सब कुछ भी हम आपको अंदर चल के बताएंगे। उससे पहले आपको हम इस इमारत, इस महल की वास्तुकला के बारे में बताएंगे जो पूरी तरह से इंडो फ्रेंच शैली में बनी हुई है। बहुत ही खूबसूरत है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि यहाँ पर खुदाई के दौरान कुछ रहस्यमयी सुरंगें भी मिली हैं। वो सुरंगें क्या थीं, उनका रहस्य क्या था, वो सब कुछ हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो अंदर चलते हैं। अब फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 दर नज़र आया है। किनारे के दर पतले हैं। बीच का जो मुख्य द्वार है उसके माध्यम से हम अंदर आए। हमारे बाईं तरफ एक तिकोना ऐसा एरिया नज़र आया। यहाँ पर काफ़ी मलबा रखा हुआ है। इस इमारत से टूटे हुए सामान यहाँ पर रखे हैं। ये कभी ऑफिस हुआ करता था जब भारत आज़ाद हुआ है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी समय तक ऑफिस था। बाद में फिर ये उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग के अंडर में है। अंदर चलते हैं। यहाँ पर आए तो एक अष्टकोणी हाल हमको नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी छत काफ़ी ऊंची है और ख़ासियत क्या है कि इसके चारों तरफ दरवाजे
आपको नज़र आएंगे। हर दरवाजे के ऊपर आपको रोशनदान नज़र आएगा और दरवाजे पर शीशे लगे हुए हैं। इधर हमको एक सीढ़ी नज़र आ रही है, हालांकि उसकी हालत बहुत खस्ता हो गई है। हम कोशिश करेंगे कि अंदर जाएं और देखें। यहाँ पर स्थिति बहुत ख़तरनाक है क्योंकि ये काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है। बहुत कम टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, फिर भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या है। इधर एक सीढ़ी है, ये ऊपर जाती है। अभी हमारा ऊपर जाने का इरादा नहीं है, अभी हमको उस टनल, उस सुरंग को देखने का इरादा है। पहले हम उसको दिखाएंगे जो यहाँ की बहुत ही रहस्यमयी है, उससे काफ़ी रहस्य जुड़े हैं, उसको हम खोजते हैं। फिर आपको हम इस महल के दूसरी मंजिल पर ले चलेंगे। दूसरे हिस्से में चलते हैं, देखें वहाँ पर क्या है। इधर जो दरवाजे नज़र आ रहे हैं काफ़ी टूट फूट हुई है, सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया है ऐसा नज़र आता है। ख़ासियत क्या है इस महल की कि इसमें 223 कमरे हैं नीचे ऊपर मिला के, और वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। ऊपर का हिस्सा देखिए कि काफ़ी ऊंचा है, यहाँ पर भी काफ़ी टूट फूट हुई है। सिर्फ इस इमारत का आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा, बाकी इसमें जो सजावट थी वो लगभग ख़त्म हो गई है। हम आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पहले उस महल की टनल को तलाश करें जो खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को मिली थी। यहाँ पर देखिए आए तो एक कक्ष नज़र आ रहा है, ये भी चौकोर कक्ष है। आप देखेंगे तो काफ़ी ऊंचा दरवाज़ा है। इस इमारत की जो सबसे ख़ास बात है कि इसकी छत काफ़ी ऊंची है और जो खिड़की दरवाजे लगे हैं वो काफ़ी ऊंचे हैं। सभी खिड़की दरवाज़ों में शीशे का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये उस समय क्लाउड मार्टिन ने अपने रहने के लिए बनवाया था। यही वजह है कि इस महल में पूरी तरह से फ्रेंच शैली का प्रभाव नज़र आता है। इधर हम आए तो हमको एक सीढ़ी नज़र आई जो ऊपर की तरफ जा रही है। वाह, जिसकी तलाश थी आखिरकार हमको वो मिल गया स्थान। ये वो सीढ़ी है जो तहखाने में जाती है। वो तहखाना क्या है और वो सुरंग क्या है, इसका रहस्य शायद यहाँ पर छुपा हुआ है। बहुत ही ख़तरनाक है और पूरा अंधेरा है। हमारे कैमरे की फ्लैश लाइट यहाँ पे थोड़ा सा उजाला किए है। हम फिर भी यहाँ पर हिम्मत जुटा के नीचे जा रहे हैं और उस रहस्य से पर्दा हटाएंगे जो इसके तहखाने और सुरंग से जुड़ा हुआ है। हम नीचे चल रहे हैं सीढ़ी के माध्यम से। नवाब काफ़ी मोटे हुआ करते थे, लेकिन ना जाने क्यों ये सीढ़ी इतनी पतली बनी है कि एक हमारे जैसे आदमी के लिए जाना भी मुश्किल है। यहाँ पर हम धीरे धीरे एक घुमावदार सीढ़ी के माध्यम से तहखाने में उतर रहे हैं। ये तहखाना बहुत ही रहस्यमयी है क्योंकि इसमें सुरंग का रहस्य भी छुपा है और बहुत कुछ है जो आपको हम नीचे उतर कर बताएंगे। घोर अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। जहाँ पर भी हमारे कैमरे की फ्लैश लाइट जा रही है वहाँ पर थोड़ा सा उजाला आपको नज़र आ रहा होगा। फिर भी हमने काफ़ी हिम्मत करके यहाँ पे आने का साहस किया। सीढ़ियों के माध्यम से नीचे आए तो एक ये कक्ष नज़र आया। सामने ये दर नज़र आ रहा है। दर के सामने एक दीवार खड़ी कर दिया है पुरातत्व विभाग ने क्योंकि यहीं पे छुपा है 31 सुरंगों का रहस्य। इस महल में 31 सुरंगें हुआ करती थी जिसका नवाब और उनकी बेगम और उनके शाही परिवार के लोग इस्तेमाल करते थे। वो सब कुछ क्या है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको हम अपने कैमरे की फ्लैश लाइट के माध्यम से इस सुरंग को दिखाना चाहते हैं जो काफ़ी रहस्यमयी है। हम दर देख रहे हैं, इसमें एक दीवार बनी हुई है जो वर्तमान समय की है। इसको पुरातत्व विभाग ने बंद कर दिया है। ये सुरंग का मुख्य द्वार था जो नदी में खुलती थी और यहाँ पर खुदाई के दौरान एक नाव भी मिली है, नाव बांधने का कुंडा भी मिला है क्योंकि ऐसा कहा जाता था नवाबों ने अपनी सुरक्षा के लिए इसमें नदी के माध्यम से रास्ता बनाया था। इधर हम दिखाना चाहेंगे तो देखिए एक तिकोना सा आपको क्षेत्र नज़र आएगा। किस उद्देश्य से बना था ये हम नहीं बता सकते हैं। और फिर इधर आए तो सामने देखिए एक आयताकार कक्ष है और उसके ऊपर जो डिज़ाइन की गई है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। एक
रास्ता हमको इधर नजर आ रहा है, विशालकाय कच्छ नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी डॉटेड छत नजर आ रही है। एक सुरंग का मार्ग ये भी था, हालांकि अब सामने जो दीवार लगा दी गई है, बंधा बन गया है और अब पानी यहाँ तक नहीं आता है। इस सुरंग का रहस्य आपको हम बता दें कि नवाबों के दौर में जब ये सुरंग बनाई गई थी, उसको आवागमन का माध्यम बनाया गया था। जिस तल पे हम खड़े हैं पानी से भरा होता था। इस महल का उद्देश्य ये था कि गर्मियों में पूरी तरह से ठंडक मिल सके, इसी कारण से इसको नदी के किनारे बनाया गया था। सुरंगों के माध्यम से इसमें पानी भरा रहता था और उस पानी से इस महल की दीवारें और ये महल पूरी तरह से ठंडा होता था। प्रचंड गर्मी में भी यहाँ पर काफ़ी ठंडक होती थी। सामने का आपको मैं दृश्य दिखाऊं, कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से कि जूम करके दिखाएं कि सामने वो कुंडा नज़र आ रहा है जिसमें नाव बांधी जाती थी और खुदाई के दौरान यहाँ पे जो नाव मिली थी इसी स्थान पर मिली थी। हालांकि उस नाव को अब हटा दिया गया है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। बताई जा रही है कि ये 200 साल पुरानी नाव हुआ करती थी, लेकिन अभी इसका फोरेंसिक टेस्ट जारी है। और हिस्सा हम एक्सप्लोर करते हैं। इधर आइए तो आपको दिखाते हैं, एक पतला रास्ता है, ये भी सुरंग का रास्ता हुआ करता था। ऊपर एक सीढ़ी भी जाती हुई नजर आ रही है। इधर भी मैं दिखाऊं, देखिए ये सुरंग का मार्ग पुरातत्व विभाग ने दीवार लगा के बंद कर दिया है। इधर का भी एक मार्ग था, उसको भी बंद कर दिया गया है। इधर आइए, देखिए भूल भुलैया जैसा ये बेसमेंट के अंदर महल है। यहाँ पर वो स्थान है जहाँ रोशनी के लिए चिराग जलाया जाता था, क्योंकि ये महल नवाबों को बहुत पसंद था, उनकी पसंदीदा जगह हुआ करती थी। इस महल से जुड़ा एक बहुत ही रोचक इतिहास भी है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। जब 1781 ईस्वी में ये महल बन के तैयार हो गया तो बनारस के राजा छेद सिंह ने इस महल की खूबसूरती, इसकी वास्तुकला, इसकी सुंदरता और इसके महत्व को सुना तो उन्होंने इस महल को जीतने के लिए यहाँ पर आक्रमण कर दिया। बड़ी ही मुश्किल से राजा छेद सिंह से इस महल को बचाया गया। उसके बाद क्लाउड मार्टिन ने इस महल के 3 तरफ खाई खुदवा दी और नदी की तरफ एक पुल बनवाया, जो इस महल के आवागमन का रास्ता था। हम महल के दूसरे हिस्से में आपको लेके चलते हैं। ये महल इतना बड़ा है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है इस महल की भूल भुलैया में हम खोए हुए हैं। इधर देखिए, यहाँ पर भी आपको हर तरफ दर नज़र आएंगे। दर बिल्कुल सपाट है, उसके ऊपर देखिए जो डिज़ाइन की गई है उसमें कुंडे बने हैं। यहाँ पर हम चल के देखना चाहेंगे कि क्या है और यहाँ पर पानी क्यों आ रहा है। ये महल इस तरह बनाया गया था कि यहाँ पर दिन के समय में रोशनी रह सके, रात के समय में चांद की रोशनी से ये महल जगमगा उठता था। इधर आपको कुछ अजीबोगरीब चीज़ सी नज़र आएगी। यहाँ पर देखेंगे ये दर काफ़ी नीचा है, किस उद्देश्य से बनाया गया था हम अंदर जाके इसको देखने की कोशिश करते हैं। झुक के आना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि खड़े होने की जगह नहीं है। इधर आए तो ये देखिए ये लंबा सा एक दर जो है और एक ही जैसा बना हुआ है। नवाबों ने किस उद्देश्य से इसको बनवाया था ये अभी हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। बाहर निकलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। आप लखनऊ कभी भी आइए तो इस मार्टिन विला को ज़रूर घूमने आइए। इसका नाम एक दूसरा भी है, वो हम आपको ऊपर चल के बताएंगे कि इसका दूसरा नाम क्या था। हमको अब बाहर निकलना है, लेकिन हर तरफ आप देखेंगे एक जैसा दरवाज़ा, एक जैसी वास्तुकला। किधर से हमको निकलना है और हर तरफ यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी। हम अंदाज़ लगा के इधर आए तो हम उस जगह पर पहुँच गए जहाँ से हम आए थे। अब हम आपको ऊपर लेके चलते हैं, महल के प्रथम तल को आपको दिखाते हैं और वहाँ की वास्तुकला क्या है उसको भी बताते हैं और इस महल से जुड़े कुछ इतिहास को भी बताएंगे। ऊपर चलेंगे, एक सीढ़ी नज़र आ रही है। यहाँ पे काफ़ी कांच टूटी हुई है, गोल घुमावदार सीढ़ी पत्थरों की बनी हुई है। सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर आए तो यहाँ का जो कच्छ है इसी प्रकार का नीचे भी कच्छ बना हुआ है। हालांकि वो अंधकार में था, यहाँ पर पूरी तरह से आपको प्रकाश नज़र आएगा। नवाबों की एक खासियत थी, वो आपको मैं बता दूं कि नवाबों को खुले
हवादार घर पसंद थे। यही वजह है जब दूसरे तल का निर्माण हुआ तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से खुला हुआ वातावरण मिलेगा, खुला और हवादार ये हिस्सा आपको नज़र आएगा। इधर हम आए, काफ़ी हिस्सा यहाँ पर टूट गया है और दूसरे हिस्से में चलते हैं जहाँ पर वही स्थिति है, ऊंची छत और हर जगह खिड़की दरवाजे बड़ी संख्या में आपको मिलेंगे। क्लाउड मार्टिन के बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं कि क्लाउड मार्टिन जीवन भर अविवाहित थे। जब तक जीवित थे वो इसी स्थान पे रहे। जब उनकी मृत्यु हो गई तो ये महल नीलाम कर दिया गया। नीलामी में बोली लगी तो स्पेनिश नागरिक जोसेफ मार्कोज ने इसको 40,000 रुपये में ख़रीद लिया। नवाब सादत अली ख़ान ने भी इस महल की बोली लगाई थी, लेकिन जोसेफ मार्कोज ने नवाब सादत अली ख़ान से ज़्यादा बोली लगा के इस महल को ख़रीद लिया। बाद में नवाब सादत अली ख़ान की तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी तो ब्रिटिश रेजिडेंस की सलाह पे नवाब सादत अली ख़ान को इस महल में रहने का न्योता दिया गया। नवाब सादत अली ख़ान इस महल में रहने लगे और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की आबो हवा से नवाब सादत अली ख़ान बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए। तब उन्होंने जोसेफ मार्कोस पे दबाव डालकर इस महल को उनसे ख़रीद लिया। जब इस महल की मिल्कियत नवाब सादत अली ख़ान की हो गई तो उन्होंने इसका नाम फरहत बख्श कोठी रखा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आरामदायक महल। यही वजह है कि इसका नाम शुरू में मार्टिन विला था। नवाब सादत अली ख़ान ने इसका नाम फरहत बख्श कोठी रखा और इसमें इन सब हिस्सों का निर्माण कराया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। लंबी छत नज़र आ रही है लेकिन कमज़ोर भी नज़र आ रही है। यहाँ की वास्तुकला हम आपको दिखाएं तो देखिए कितनी शानदार नज़र आ रही है। दीवारों के ऊपर ईंट जैसी डिज़ाइन है और वो थोड़ा सा उभरी हुई है। यहाँ पर एक खिड़की बनी है। इन खिड़की के माध्यम से आप सीढ़ी के नीचे का हिस्सा देख सकते हैं। और आपको हम दिखाएं, इसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो अष्टकोणी नज़र आ रही है। और हम आपको महल के ऊपर का हिस्सा दिखाएं तो देखिए कितने शानदार डिज़ाइनों के साथ ये गुंबद बनाया गया है और गुंबद पर कितनी बारीकी से प्लास्टर के ऊपर नक्काशी की गई है। इधर का दृश्य आपको हम दिखाएं। यहाँ की जो नक्काशी देखेंगे आप सामने, देखिए मेहराब के बगल में, तो कितनी शानदार और ख़ूबसूरत नज़र आएगी। इधर हम आके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज के आकार का कक्ष नज़र आ रहा है। सीढ़ी हमको नज़र आ रही है। अगर ये सीढ़ी जाने लायक है, सही सलामत है, तो ज़रूर हम आपको ऊपर तक ले चलेंगे। कोशिश करते हैं इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर तक चलें। यहाँ पर फिर वही पतली सीढ़ी नज़र आ जाएगी। ना जाने क्यों नवाब सीढ़ियाँ पतली बनवाते थे, खुद तो काफ़ी मोटे भारी भरकम हुआ करते थे, लेकिन सीढ़ियाँ हमेशा यहाँ पर आपको पतली ही नज़र आएंगी। ऊपर चल रहे हैं, वही घुमावदार एक पिलर के सहारे गोल सीढ़ियाँ। आखिरकार हम उस स्थान पर आ गए जहाँ से आपको नदी का नज़ारा भी नज़र आएगा और महल का वो गुंबद भी नज़र आएगा जो बहुत ही आकर्षक है। एक छतरी नुमा बनाया गया है इसको, ढेर सारे पिलर बनाए गए हैं। पिलर बीच में पूरी तरह से सपाट हैं, लेकिन ऊपर का हिस्सा देखिए तो प्लास्टर के ऊपर कितने सलीके से, खूबसूरती से पंखुड़ियाँ उकेरी गई हैं। वाकई देखने में बेहद शानदार, नायाब, अद्भुत नज़र आती हैं। यही वजह है कि लखनऊ की इमारतें अपने आप में बेमिसाल हैं, क्योंकि नवाबों ने इस महल को बनाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी थी। हम आपको सामने का दृश्य दिखाना चाहेंगे। देखिए जिन सीढ़ियों के माध्यम से आए थे उनके ऊपर जो छतरियां बनी हैं, इनकी भी डिज़ाइन सेम वैसी ही है। सपाट पिलर हैं, उसके ऊपर जो डिज़ाइन की गई है वो बिल्कुल वैसी ही है जो बड़ी छतरियों जैसी थी। और प्लास्टर के ऊपर बहुत ही बारीकी से नक्काशी उकेरी गई है। ये महल वाकई बेहद अद्भुत, खूबसूरत और नायाब है। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ में मौजूद फरहत बख्श कोठी दिखाया, जिसको मार्टिन विला भी कहा जाता था। ये महल नवाबों की रिहाइश हुआ करता था। बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक इसकी बनावट है। इंडो फ्रेंच शैली का उदाहरण देखना है तो आप फरहत बख्श कोठी को ज़रूर देखिए। हालांकि किन्हीं कारणवश
ये बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं हो सका है। हमने कोशिश किया कि इसके हर वो हिस्से को दिखाएं, एक्सप्लोर करें, आप तक पहुंचाएं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।